हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर बात कर रहे हैं बाय जीसी लियोंग और चैप्टर नंबर 21 को हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, या जिसको ओवरऑल चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। हमने पिछले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और हमने ये भी देखा कि इस तरीके के क्लाइमेट के जो जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है ना, वो चीज़ हमने समझ लिए। और फिर हमने ये देखा कि इस पे जो तीन तरीके का क्लाइमेट इससे निकलता है, यानी कि एक चाइना टाइप है, दूसरा आपका गल्फ टाइप है और तीसरा नटाल टाइप है। तो ये तीनों में भी कुछ लोकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है और उसकी वजह से कुछ कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे गल्फ टाइप की और नटाल टाइप की। तो उन दोनों को लेकर हम अपना डिस्कशन आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द गल्फ टाइप, इसमें जो गल्फ अटलांटिक रीजन है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसए में मैंने आपको दिखाया था, उसका जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस अ टाइप ऑफ क्लाइमेट सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल चाइना एक्सेप्ट दैट द मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस वेल एस्टेब्लिश्ड। वहाँ पर हमने देखा था, जब हमने पिछले पार्ट में बात करी थी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की, तो वहां पर हमने देखा था कि मॉनसूनल वेरिएशन होता है और साउथ ईस्ट मॉनसून वहां पर देखने को मिलता है ना। गर्मियों के दिनों में जब इस तरीके से कुछ विंड जाएंगी और विंटर के समय में वही मॉनसून आपका बन जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, मॉनसूनल वेरिएशन देखने को मिलता है चाइना टाइप में। लेकिन ये जो इस तरीके के मॉनसूनल वेरिएशंस हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में उतने ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं है। देयर इज नो कंप्लीट सीजनल विंड रिवर्सल for the pressure gradient between the mainland America and the Atlantic Ocean is less marked। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में विंड जो है वो साउथ ईस्ट से बह रही है ना, साउथ ईस्ट से आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जा रही है, और विंटर के समय पे वही बिल्कुल पूरी तरीके से रिवर्स होकर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ को आने लग गई। तो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण तो वही है कि जब लैंड ज़्यादा गर्म होगी तो लो प्रेशर बनेगा, है ना, कंपेरेटिवली टू द वाटर बॉडीज, तो फिर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर सर्दियों में यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्थ वेस्ट विंड बन के निकल रही है बाहर की तरफ को। तो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर में वेरिएशन है कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लैंड बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो उसकी वजह से प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है विंटर और समर में, तो उसकी वजह से ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है। लेकिन यहाँ पर जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें जो मेनलैंड अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका का लैंड वाला पोर्शन है और अटलांटिक ओशन के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस या प्रेशर का ग्रेडियंट है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ जो है आपको 145b में एक फिगर देखने को मिलेगा, जो कि है मियामी फ्लोरिडा का। वहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है बिटवीन द मिड समर, जब 82 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है जुलाई के महीने में, और मिड विंटर वहाँ पर जनवरी में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी कि फिर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 14 डिग्री के आसपास, है ना। और पीछे आपने यहाँ पर देखिए, पीछे में आपको यही पिछला पार्ट जो हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और यहाँ पर सिर्फ कितना है, 14 डिग्री का। तो आप अंतर जो है इसमें अपने आप देख सकते हैं। जो वार्म गल्फ स्ट्रीम है एंड द ऑन शोर ट्रेड विंड्स हेल्प टू ब्रिंग अबाउट दिस नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर किसकी वजह से, जो गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ स्ट्रीम हम लोगों ने ओशन करंट्स वाले चैप्टर में पढ़ी है, और बाकी ऑन शोर ट्रेड विंड्स तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहेंगी इस तरीके से। तो उसकी वजह से ये जो टेम्परेचर की रेंज है वो कम हो रही है, वो नैरो हो रही है। यानी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है। कहाँ पर, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। समर्स कैसे हैं यहाँ पर, दे आर वार्म एंड प्लेजेंट, है ना। समर्स देखिए हॉट नहीं है, वार्म है और प्लेजेंट है। तो मियामी बीइंग एन इंपॉर्टेंट हॉलीडे रिजॉर्ट एंड इट रेयरली स्नोज इन विंटर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हॉलीडे रिजॉर्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है हॉलीडे वगैरह मनाने जाते हैं, और यहाँ पर विंटर में भी रेयरली आपको स्नो वगैरह देखने को मिलेगी, यानी कि बर्फबारी यहाँ पर नहीं होती। जो एनुअल रेनफॉल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, विद 59 इंचेस इन मियामी। न्यू ऑर्लिन्स की बात करें तो 52 इंचेस है, ठीक है, मतलब मियामी और न्यू ऑर्लिन्स में लगभग 59 इंच है। मॉन्टेगो मेरी में आप बात कर लें तो 52 इंचेस है, और चार्ल्सटन में बात कर लें तो लगभग 41 या 41 इंच के आसपास है। और देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड एज इन दी मानसून लैंड्स। मानसून लैंड्स की तरह यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं है। इसका मतलब कि बारिश जो है वो यहाँ पर साल भर हो रही है। देखिए आप ऊपर देख भी सकते हैं,
यही वो जगह है, दैट इज मियामी का जो मैप आपको दिखाया गया है जिसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो हर महीने आप देख लीजिए कि थोड़ा बहुत बारिश जो है वो हो रही है। समर के समय में जरूर मैक्सिमम है ना, लेकिन बारिश जो है वो फिर भी आपको हर महीने देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिस समय जीरो रेनफॉल हो रही है, यानी कि कोई भी ड्राई सीजन यहां पर नहीं है। And the abundant moisture has stimulated extensive cultivation of cotton and maize in the cotton and corn belts, both of which are the world's leading areas for these crops। यानी कि यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉटन और मेज यानी कि मक्का और कपास, इन दोनों चीजों की खेती जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और वो भी कहाँ पर, इनके अलग अलग रीजन है, कॉटन बेल्ट है, कॉर्न बेल्ट है। वो जब हम आगे जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे इस रीजन की, तो वहां पर देखेंगे कि ये बेल्ट्स कहाँ पर है ना। और ये दोनों के दोनों ऐसी जगह हैं कि ये वर्ल्ड की इन क्रॉप्स के लिए ये वर्ल्ड के लीडिंग एरियाज माने जाते हैं। रेनफॉल पैटर्न को अगर हम ऊपर फिगर में देखें, मैंने आपको अभी दिखाया था, इट इज क्लियर दैट देयर इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स अ समर मैक्सिमम। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि गर्मियों के दिनों में जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। आप देख सकते हैं मई जून के महीने के आसपास, है ना। यहां से आप ये जो पीछे वाला रीजन है, अगर आप इधर की तरफ को देख लें तो यहाँ पर बारिश थोड़ा सा कम है ना, यहाँ पर बारिश थोड़ा सा कम है। ये लगभग मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के आसपास थोड़ा सा बारिश ज्यादा है, यानी कि समर में क्या हो रही है, मैक्सिमम रेनफॉल आ रही है। ब्रॉट बाय द ऑन शोर ट्रेड विंड्स विच स्विंग लैंडवर्ड्स फ्रॉम द अटलांटिक, है ना। ट्रेड विंड्स जो है इसमें ऑन शोर ट्रेड विंड्स है जो कि अटलांटिक की तरफ से लैंडवर्ड जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रेन है वो कुछ फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं समर में, और सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ हरिकेन्स वगैरह आते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा बारिश ज्यादा होती है। कुछ स्टेशंस की अगर हम बात करें, जैसे मॉन्टगोमेरी इन अलाबामा ऑल्सो शो अ सेकेंडरी मैक्सिमम इन लेट विंटर व्हेन साइक्लोनिक एक्टिविटीज आर ग्रेटेस्ट। यानी कुछ जगह पर एक मैक्सिमम आपको जो रेनफॉल का मैक्सिमम है वो आपको लेट विंटर में भी देखने को मिल सकता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उस समय कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। कभी कभार आपको कुछ वायलेंट टॉर्नेडोज वगैरह देखने को भी मिलेंगे। टॉर्नेडोज मैंने आपको दिखाया था, जो जमीन से ऊपर की तरफ को उठते हैं भंवर की तरह, है ना, वो होते हैं टॉर्नेडोज, तो वो भी देखने को मिलेंगे ड्यू टू इंटेंस लोकल हीटिंग ऑन द लैंड। और लैंड जब बहुत ज्यादा गर्म होती है तो इस तरीके का जो मतलब साइक्लोन एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं, फिनोमेना एक तरीके से साइक्लोन का ही है, लेकिन वाटर बॉडी पे नहीं है, वो जनरली लैंड पर हो रहा है, तो वो एक तरीके का ऊपर की तरफ को उठता हुआ है। Though these whirling storms follow only a narrow path in the central plain, that is the Mississippi Basin, they leave behind a trail of destruction। यानी कि ये जो जिस रास्ते से ये पास करते हैं, इस तरीके की जो whirling storms है, whirling मतलब जो घूमते हुए, whirlpool आपने एक वर्ड सुना होगा। whirlpool का मतलब क्या है, आपने कभी भी नदी में देखा हो, आपने भंवर देखा होगा। भंवर कैसा होता है, वो गोल गोल घूमता है ना, उसमें पानी ऐसा ऐसा बीच बीच में घूमता है और पानी नीचे की तरफ को जाता है, तो दैट इज नोन एज अ वर्ल। वहीं से जो वर्ड है वर्लपूल बना है ना। वर्लपूल नाम आपने सुना है कंपनी का जो वॉशिंग मशीन वगैरह ही बनाती है, तो वर्लपूल इज नथिंग बट दैट थिंग। तो वर्लिंग स्टॉर्म्स मतलब ऐसे ही घूमते हुए जो स्टॉर्म्स होते हैं, उनका जो पाथ होता है वो बहुत ही नैरो होता है, मतलब वो कोई बहुत बड़े रीजन में नहीं बहते, एक पतले से नैरो पाथ में मिसिसिपी बेसिन में ये फ्लो करते हैं, फॉलो करते हैं उस पाथ को। लेकिन ये एक बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि इनसे नुकसान इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान है, मतलब बहुत बड़े रीजन में नहीं है लेकिन नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट योर गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके बाद तीसरे टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें, दैट इज द नटल टाइप। ये क्या है या कहां पर है, ये हमें पता है कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, है ना। सदर्न कॉन्टिनेंट जो है हमारे तीनों के तीनों, उनका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर हमें देखने को मिलता है, और लाइंग जस्ट साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा है उसके जस्ट साउथ में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का क्लाइमेट, दैट इज योर नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस एलिमिनेट द मॉनसूनल एलिमेंट्स विच कैरेक्टराइज द करस्पॉन्डिंग क्लाइमेट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 2 कारण है। पहला तो ये है कि ये वाटर बॉडीज के पास है क्योंकि कोस्टल रीजन में है ना, आपके ईस्टर्न कोस्ट तरफ है, या आप और भी अगर ज़्यादा इसको प्रॉपर कहें तो साउथ ईस्ट के कोस्ट पे है। तो वहाँ पर एक तो क्या है कि कोस्टल रीजन में है, तो उसकी वजह से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस यानी कि वाटर बॉडी का इन्फ्लुएंस रहेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि नीचे के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट है, वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, पिछले चैप्टर में भी बात करी थी कि वो नीचे को जाके थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दे बिकम्स अ बिट नैरो, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मॉनसूनल एलिमेंट्स है कि जो वो रिवर्सल ऑफ विंड वगैरह होता है, वो यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता, वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रहा है।
और थोड़ा बहुत हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस तो वो आपके चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में है ना, जहाँ पर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है, साउथ ईस्ट हो रहा है फिर नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, वो चीज़ थोड़ा बहुत वो देखने को हमें मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से आपका गल्फ वाले में भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहेंगी, दे ब्रिंग about a more even distribution of rainfall throughout the year as illustrated by the climatic graph for Sydney, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो साल भर बहेंगी, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है दे आर द परमानेंट विंड्स, वो प्लेनेटरी विंड्स हैं या परमानेंट विंड्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ट्रेड विंड्स के ऊपर क्या होता है, जो विंड बेल्ट्स हैं वो आपको पता है क्या होता है, जब प्रेशर बेल्ट थोड़ा बहुत सन के अपरेंट मूवमेंट की वजह से ऊपर नीचे जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा उनका रीजन शिफ्ट होता है, या तो वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं या साउथवर्ड शिफ्ट होते हैं, लेकिन ट्रेड विंड जो है वो हमेशा बहेंगी, वो कभी भी बंद नहीं होने वाली है ना। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साल भर आपको बारिश देखने को मिलेगी। और यही चीज़ ऊपर जो ग्राफ की बात हो रही है, इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिख रहा है ना। बारिश हो रही है साल भर, लगभग एक जैसी ही बारिश हो रही है, किसी महीने में थोड़ा सा जरूर कम है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट पीक देखने को हमें यहां पर नहीं मिल रहा है। जो मीन मंथली प्रेसिपिटेशन है वो लगभग 4 इंच का है, यानी कि यहां पर जो हर महीने की एक औसत बारिश हो रही है वो 4 इंच के आसपास है, विच इज एडिक्वेट फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मोस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इतनी बारिश या इतना मॉइस्चर जो है वो पर्याप्त है। एनुअल अमाउंट कितना है, 48 इंच का, क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 इंच मंथली कैसे निकाला होगा, टोटल 48 इंच हो रही है, उसको 12 महीने से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच बारिश हो रही है यहाँ पर मंथली एवरेज, इज फेयरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग एवरेज जो है वो इतनी बारिश होती है। नटाल की आप बात कर लें, वहां पर डरबन जो है उस पर लगभग 45 इंच के आसपास बारिश है। पैराग्वे में अगर आप एसेंस यूनियन में देख लिए तो लगभग 52 इंच की बारिश है, तो मतलब लगभग 48, 50, 52 के आसपास उतनी बारिश देखने को मिल रही है। द पैसेज ऑफ डिप्रेशंस अक्रॉस द सदर्न एजेस ऑफ द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन रिजल्ट्स इन स्लाइट ऑटम और विंटर मैक्सिमम, है ना। अब होता क्या है कि डिप्रेशंस वगैरह जो है वो थोड़ा सा यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो डिप्रेशंस वगैरह यानी कि जो लो प्रेशर का रीजन है उसकी वजह से जो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा बारिश का वो स्लाइट ऑटम में या विंटर में है। अब आप ये देख सकते हैं कि अब देखिए ये महीने देख के फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून का जो महीना होगा वो वहां के लिए क्या है, दैट इज देयर विंटर, है ना। तो जो ये मार्च अप्रैल मई जून के वाला महीना होगा लगभग वो यहाँ पर विंटर है ना। और जो उससे शुरुआत का होगा यानी कि आप कह सकते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास वो उनका ऑटम है ना, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो भी टेम्परेचर्स या जो भी क्लाइमेट होता है उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। समर विंटर जो है वो अलग अलग हो जाएगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो बारिश है वो जनरली विंटर में या ऑटम के समय पे ज़्यादा है ना। इस रीजन में आप देख लीजिए जनवरी से लेकर लगभग जून के आसपास तक जो वहाँ का ऑटम या फिर विंटर का सीजन है उस समय बारिश ज़्यादा हो रही है। विच हैज़ दी वेटेस्ट मंथ्स, वेटेस्ट मंथ मतलब सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई के आसपास, जो कि ऑटम और विंटर पार्ट है यहाँ का। रेन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड शावर्स में यानी कि बहुत लंबे समय तक बारिश होती रहती है। मच ऑफ दी वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर सीप कर जाता है यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, और रन ऑफ बहुत ही कम है। रन ऑफ मतलब कि पानी जो बह रहा है सरफेस के ऊपर जो पानी बह रहा है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए दीज आर द रीजन्स वेल सूटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए या खेती के लिए ये जो रीजन्स हैं ये इलाके बहुत ज़्यादा सूटेड है। एंड आर सम ऑफ द बेस्ट सेटल पार्ट्स ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट। और सदर्न कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स भी हमें इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा, और वो ऑब्वियस भी है, एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा होगा। अनदर फीचर जो है वो यहाँ का है स्मॉल एनुअल टेम्परेचर रेंज। ये फिर से वही ऑब्वियस सी बात हो गई, कोस्टल रीजन्स के पास है तो मैरीटाइम इफेक्ट रहेगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, छोटी रहेगी। यहाँ पर कोई रियली कोल्ड मंथ, कोई ऐसा महीना कोल्ड महीना जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। एनुअल रेंज की बात करें तो सिडनी में लगभग 19 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और कोल्डेस्ट मंथ जो है वो 21 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव फ्रीजिंग। 21 डिग्री अबव फ्रीजिंग मतलब 32 के ऊपर आप 21 ऐड कर लीजिए, इट बिकम्स 53 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो सबसे ठंडा महीना है वो भी 53 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 53 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब वहीं अगर हम डरबन की तरफ चले यानी कि नटाल की बात करें तो वहां पर की जो एनुअल रेंज है वो 13 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
वो भी कब, जुलाई में, द कोल्डेस्ट मंथ एट 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वहाँ का जो सबसे ठंडा महीना है जुलाई, उस पर भी जो टेम्परेचर है वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एसुनसियन की बात करें जो कि आपका पैराग्वे में है, वहाँ पर जो रेंज है वो और भी कम है, द रेंज इज ओनली 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ की रेंज सिर्फ 8 डिग्री फ़ारेनहाइट है और क्लाइमेट आपको प्लेजेंटली वार्म ऑल द टाइम, यानी कि हर समय जो मौसम है वो कैसा बना रहेगा, प्लेजेंटली वार्म, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। प्लेजेंटली वार्म को आप हॉट से कंफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब मौसम ठीक है, ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो इसीलिए प्लेजेंट वेदर है। However, the southern continents also have violent local storms। अब ये जो southern continents है यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा तीव्र या violent local storms आते हैं, which though not as severe as the typhoons, hurricanes और tornado are nevertheless quite significant। मतलब violent है, local storms है, लेकिन टाइफून, हरिकेन, जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा ना, टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो आते हैं, उतने ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। जो साउदर्ली बस्टर है, अ वायलेंट कोल्ड विंड ब्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखेंगे तो वहां पर एक साउदर्ली बस्टर जो है ये बह रही है, लीड्स टू अ सडन फॉल इन टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा, और ये जनरली स्प्रिंग और समर के समय में आएगी वहां पर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोल्ड विंड अगर हम अर्जेंटीना और यूरुग्वे में बात करें तो दैट इज पेम्पेरो। तो इसको आप पेम्पस, जो हमने पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में बात करी थी अबाउट द ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका, दैट इज अर्जेंटीना में पेम्पास वगैरह, तो उससे आप इस नाम को याद रख सकते हैं, दैट इज पेम्पेरो, विच इज ऑफन अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। तो उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा गरज होती है ना, बिजली वगैरह चमकती है, बिसाइड्स रेन एंड डस्ट, यानी कि बारिश वगैरह तो हो ही रही है। और साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में अगर हम बात करें तो हॉट ड्राई विंड चलती है, दैट इज नोन एज अ बर्ज विंड। ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर से आती है, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, आप याद कीजिए हमने फोहन विंड पढ़ी थी एल्प्स माउंटेन के केस में, और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था जो हमारा नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज है, उसमें जो रॉकीज माउंटेन है उसके पास से चिनूक विंड्स आती है ना, तो वो भी कैसी विंड थी, हॉट विंड्स थी। तो इसीलिए बर्ज विंड्स को भी हम उन्हीं से कंपेयर कर सकते हैं। दे ब्रिंग अनप्लेजेंटली हाई टेम्परेचर्स एंड ऑपरेसिव वेदर। तो इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और ऑपरेसिव वेदर मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होंगी, उस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे तीनों तरीके के क्लाइमेट। आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। चाइना टाइप क्लाइमेट हमने पिछले लेक्चर में बात करी, और इस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली है अबाउट द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपको आई होप ये चीज जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को जो है हम लोग इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को लेकर बात करेंगे, और थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली उसके अगले लेक्चर में, यानी कि 2 पार्ट हमें और लगेंगे, जिसमें हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बहुत तेजी से इसलिए नहीं जा रहे हैं या इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया है, हमारा फोकस कोई चैप्टर को कंप्लीट करने पे या सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ने में नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई जा सके, बताई जा सके, वो आपको बताया जाए, ताकि 1-2 बार भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में, उनका एप्लीकेशन जो है आपके माइंड में आ जाएगा। तो उसके बाद आप चीज़ों को फिर खुद रिलेट करके भी आंसर वगैरह लिख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन हो, मेंस टाइप के क्वेश्चन हो, उन सबके आंसर आप दे सकते हैं। तो इसलिए इस पार्ट को इतना ही रखेंगे। अगले पार्ट में नेचुरल वेजिटेशन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप लोगों ने फुल कोर्स में एनरोल किया हुआ है, तभी आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप जो हमारे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह हैं उनके लिंक्स शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो लोग भी इस तरीके के कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो उनको भी इनसे फ़ायदा मिल सके। कोर्स को परचेस करने में, कोर्स को एक्सेस करने में अगर कोई भी आपको टेक्निकल क्वेरी आ रही है, कुछ चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है, तो वो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी या तो फिर आप हमसे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, उनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी सजेशंस या कोई भी फीडबैक हो। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। नेचुरल वेजिटेशन से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।